मई की वो रात उमस भरी थी, लेकिन लखनऊ दिल्ली हाईवे पर अचानक मौसम ने करवट ली और तेज हवाएं चलने लगी। सौरभ अपनी सफेद ऑडी में बैठा स्टीयरिंग पर उंगलियां थपथपा रहा था। कुछ ही देर में तेज हवाएं और तेज हो गई और बारिश भी होने लगी। रास्ता एकदम सुनसान था, अंधेरी रात, और बारिश में बस गाड़ी की हेडलाइट ही दिखाई दे रही थी। तभी सौरभ का फोन बजा। ये फोन कॉल उसकी पत्नी रिया का था। सौरभ ने ब्लूटूथ से कनेक्ट किया। सौरभ, आप अभी कहाँ हो? न्यूज़ में दिखाया जा रहा है कि हाईवे पर एक पुल टूट गया है और भारी बारिश की वजह से रास्ता डाइवर्ट किया गया है। हाँ पता है, गूगल मैप मुझे एक पुराने गांव के रास्ते से ले जा रहा है। थोड़ा सुनसान है पर शॉर्टकट है, करीब 60 किलोमीटर बच जाएंगे। इतना कहकर सौरभ ने गाड़ी का एक्सीलेटर दबाया और गाड़ी हाईवे से एक पतली रोड की तरफ मोड़ ली। क्या हाईवे के किनारे वाले गांव के रास्ते से? इतनी रात में सेफ नहीं होगा, तुम कोई ढंग का रूट लेना प्लीज। यस बेबी, डोंट वरी, 1 घंटे में पहुंच जाऊंगा। ओके बाय। सौरभ ने फोन काट दिया और घर पहुंचने के लिए गाड़ी की स्पीड और बढ़ा दी। रोड के चारों ओर घना जंगल था, सड़क कच्ची थी और दोनों तरफ घने पेड़ थे। अचानक सौरभ की कार के बोनट से धुआं निकला और इंजन एक झटके के साथ बंद हो गया। शिट, अब इसे क्या हुआ? उसने बार बार चाबी घुमाई पर इंजन बेजान रहा। उसने फोन निकाला तो देखा कि नेटवर्क तो नो सर्विस दिखा रहा था। बाहर अंधेरा इतना घना था कि उसे अपनी ही उंगलियां दिखाई नहीं दे रही थी। क्या करूं? ना तो गाड़ी स्टार्ट हो रही है, ना ही यहां कोई दिख रहा है जिससे कुछ मदद मांग सकूं। परेशान सौरभ चारों ओर देख रहा था और सिवा सन्नाटे के वहां कोई ना था। तभी बिजली कड़की। उस रोशनी के एक पल में सौरभ ने देखा कि सड़क से कुछ दूर एक बड़ा सा लोहे का दरवाजा है और उसके पीछे एक शानदार बंगला खड़ा है। वो बंगला काफी पुराना था, लेकिन उसकी बनावट किसी महल जैसी थी। अजीब बात यह थी कि उस पूरे वीराने में सिर्फ उसी बंगले की ऊपरी मंजिल की एक खिड़की से हल्की पीली रोशनी आ रही थी। लगता है यहाँ कोई रहता है, मुझे मदद मिल जाएगी। सौरभ ने छाता निकाला और भारी कदमों से उस बंगले की तरफ बढ़ने लगा। सौरभ जल्दी से अंदर गया। वो मेन गेट पर पहुंचा और उसने तेजी से आवाज लगाई, कोई है? कोई है? हेल्प मी। सौरभ ने 2 बार आवाज दी पर सामने से कोई जवाब नहीं आया। सौरभ दरवाजे को धकेल कर अंदर घुसा। अंदर का नजारा बाहर के खंडहर से बिल्कुल अलग था। जमीन पर लाल मखमली कालीन बिछा था और दीवारों पर कीमती पेंटिंग्स लगी थी और चारों ओर लाइट जगमगा रही थी। तभी ऊपर से रेशमी कपड़ों की सरसराहट सुनाई दी। सौरभ ने ऊपर देखा। एक बेहद सुंदर लड़की जो किसी अप्सरा जैसी नजर आ रही थी, सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी। उसके लंबे काले बाल, आंखों में अजीब सी चमक और चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान थी जो किसी भी मर्द का होश उड़ा दे। सौरभ की आंखें उस लड़की पर ऐसे टिक गई मानो उसने पहली बार कोई औरत देखी हो। उसकी खूबसूरती थी ही ऐसी कि हर किसी की नजर उस पर टिक जाए। इतनी रात को कोई मुसाफिर यहाँ भटक कर आया है, यकीन नहीं होता। बरसों बीत गए थे, इंसानी जिस्म की महक मिले। उस लड़की की आवाज से सौरभ का ध्यान टूटा। वो लड़खड़ाती आवाज में बोला, अब जी क्या मतलब? वो एक्चुअली मेरी गाड़ी खराब हो गई है, फोन में भी नेटवर्क नहीं आ रहा, बाहर बहुत तेज बारिश है और ठंड से मेरी हालत खराब है। क्या मैं आपका फोन यूज कर सकता हूँ? यहाँ नेटवर्क नहीं आता, पर आप जब तक चाहे यहाँ रुक सकते हैं। वैसे भी बाहर तूफान है, पहले आप कपड़े बदल लीजिए, फिर इत्मीनान से बातें होंगी। लड़की ऊपर जाने लगी। उसकी पतली कमर पर नागिन की तरह बल खाते उसके बाल और मादक चाल देखकर
अब सौरभ के विचार बदलने लगे थे। ये लीजिए, ये कपड़े, सामने कमरा है, उधर चेंज कर लीजिए। सौरभ कमरे में पहुंचा। अंदर भीनी भीनी खुशबू फैली हुई थी। हल्की पीली रोशनी के साथ कमरे का माहौल थोड़ा अजीब महसूस हो रहा था। तभी सौरभ की नजर छत से लटके कुछ मुखौटों पर पड़ी। अब ये क्या है? इससे पहले कि सौरभ उन मुखौटों को नजदीक से देख पाता, तभी कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई। अब बस हो गया, अब 1 मिनट। बाहर आकर वो मुखौटे, ऐसा लग रहा था जैसे कोई रियल फेस हो। मैंने खुद बनाया है, मुझे मास्क बनाना पसंद है। अद्भुत। और ये मर्दाना कपड़े? मेरे पति के हैं। अच्छा, वो कहाँ हैं? दिखाई नहीं दे रहे। सालों पहले एक दूसरी औरत के लिए मुझे छोड़कर चले गए। खैर छोड़िए। माया ने कांच के 2 गिलास में शराब डाली और एक गिलास उसकी ओर बढ़ा दिया। ठंड से बचाव हो जाएगा, पी लीजिए, इम्पोर्टेड है। एक अकेली खूबसूरत औरत के सामने बैठकर शराब पीते हुए सौरभ अजीब सा सम्मोहन महसूस कर रहा था और कुछ ही देर में वो पीकर नशे में धुत हो गया। माया की खूबसूरती से मदहोश हो चुके सौरभ ने फोन में उसकी तस्वीर ली तो माया ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। माया की बात सुनकर सौरभ अपनी चेयर से उठा और माया की ओर आगे बढ़ने लगा, लेकिन नशे में उसके कदम डगमगा गए। आइए, आपको कमरे में छोड़ देती हूँ, आप बहक रहे हैं अब। माया सहारा देकर उसे साथ वाले कमरे में ले गई और बिस्तर पर लिटाकर अपने कमरे में लौट आई। कुछ देर बाद माया ने देखा सौरभ उसके कमरे में आ गया था। उसने आकर माया को गले लगा लिया। सुबह हुई, सौरभ की आंख खुली तो उसे तेज ठंड का एहसास हुआ। उसने करवट ली पर बिस्तर मखमली नहीं था, वो जमीन पर पड़ा था जहां चारों तरफ धूल और मकड़ी के जाले थे। वो कमरा जो रात को शाही लग रहा था अब एक पुरानी काल कोठरी जैसा दिख रहा था। ये सब क्या है? मैं कहां आ गया हूं? उसने हड़बड़ाकर माया को ढूंढा। माया कमरे के कोने में खड़ी थी, उसकी पीठ सौरभ की तरफ थी। माया, ये सब क्या है? रात को तो ये कमरा। सौरभ के इतना कहते ही माया धीरे से मुड़ी। सौरभ की चीख निकल गई। उसका आधा चेहरा गायब था, आंखों की जगह सिर्फ काले गड्ढे थे और उसके हाथ की उंगलियां नुकीले नाखूनों में बदल चुकी थी। तुमने सोचा कि तुम मुझे हासिल करोगे। बहुत बड़ी गलती की तुमने। यहाँ आकर तुम यहाँ अपनी मर्जी से आए थे, लेकिन जाओगे मेरी मर्जी से। अब जीते जी नहीं मरने के बाद भी तुम्हारी आत्मा इस बंगले की दीवारों में कैद रहेगी। डर के मारे सौरभ कांपने लगा। अचानक माया कमरे से गायब हो गई। मुझे यहाँ से निकलना होगा, यहाँ कुछ अजीब चल रहा है। लेकिन सौरभ हैरान रह गया था क्योंकि वहां ना कोई दरवाजा था और ना ही खिड़की। हर तरफ बस दीवारें ही दीवारें नजर आ रही थी। वहीं दूसरी ओर शहर में रिया का बुरा हाल था। वो रात भर सौरभ को फोन करती रही पर उसका फोन बंद था। आधी रात बीत गई थी। रोते अचानक रिया की आंख लग गई थी। चारों ओर घना अंधेरा था। रिया अपने पति का नाम पुकारते हुए कमरे में दाखिल होती है तो सामने उसे एक डरावनी औरत उसके पति का खून पीती नजर आती है। सौरभ, मेरे सौरभ को कुछ खतरा है, कुछ हुआ है उसके साथ। मैं क्या करूं भगवान? तभी रिया के फोन पर एक मैसेज फ्लैश होता है।
मैसेज पर लिखा था, रिया कच्चे रास्ते पर एक बंगले के पास मेरी गाड़ी खराब हो गई है। मैं उसी बंगले में फंस गया हूँ, प्लीज मुझे बचा लो। इसका मतलब मेरा अनुमान सही था। रिया सौरभ के बताए एड्रेस पर पहुंची, लेकिन वहां ना तो उसकी गाड़ी मिली ना कोई बंगला। पूरा दिन भटकते हुए दिन ढल गया था। रिया सड़कों पर भटक रही थी, तभी सामने उसे एक बाबा नजर आते हैं। ये जगह सही नहीं है, यहाँ क्यों भटक रही हो? रिया रोते हुए उन्हें सारी बात बता देती है। ये ले अभिमंत्रित जल और ये भस्म, अपने पति की बताई जगह पर जाकर ये जल छिड़क कर हवा में भभूत उड़ा देना, साफ साफ दिखने लगेगा तुम्हारा पति एक रक्त पिशाचनी के जाल में है। उसने एक ऐसी गलती की है जिसे सुधारना मुश्किल है। अगर तुम उसे बचाना चाहती हो तो आज रात की पूर्णिमा ढलने से पहले तुम्हें उस बंगले में जाकर अपने पति को बचाना होगा, वरना तुम उसे हमेशा के लिए खो दोगे। नहीं बाबा, मैं अपने पति को बचाने के लिए सब कुछ करूंगी। रात के 12 बजे तांत्रिक की दी हुई भस्म और मंत्रों का उच्चारण करते हुए रिया उस वीराने में पहुंची। उसने बाबा के बताए अनुसार भस्म हवा में उड़ाई तो सामने उसे एक बंगला नजर आने लगा। वह पागलों की तरह अंदर दौड़ी। अंदर बंगला एकदम वीरान नजर आ रहा था, जैसे बरसों से किसी ने एक कदम तक ना रखा हो। हर तरफ धूल, मिट्टी और गंदगी दिखाई दे रही थी। रिया ने पूरे बंगले का चप्पा चप्पा छान मारा, लेकिन उसे सौरभ दिखाई नहीं दिया। वो वापस जाने को मुड़ी ही थी कि उसे सौरभ की कराने की आवाज सुनाई दी। सौरभ, कहाँ हो तुम? नजर क्यों नहीं आ रहे? बाबा ने कहा था कि इनको मदद से सब साफ नजर आने लगेगा। रिया ने मंत्र पढ़कर भस्म फूंकी तो उसे सामने कमरे में सौरभ जमीन पर पड़ा हुआ नजर आता है। उसका शरीर सूख कर कांटा हो गया था। चारों ओर सीलन और गंदगी फैली हुई थी और सौरभ के आसपास कई सारे शव पड़े थे। रिया, मुझे बचा लो, मैं मर जाऊंगा, बचा लो मुझे। तुम घबराओ मत, मैं तुम्हें लेकर जाऊंगी, सब ठीक हो जाएगा। रिया का इतना कहना था कि चारों ओर पूरे बंगले के सभी दरवाजे तेजी से बंद होने लगी। वो पिशाचनी माया रिया के पास आई। रिया उसका भयानक रूप देखकर बुरी तरह डर गई, पर तभी उसे तांत्रिक की याद आई। अगर आज वो डरी तो अपने पति को नहीं बचा पाएगी। इतना सोचकर रिया ने अपनी पर्स से जल निकाला और उस माया पर छिड़क मंत्रों से अभिमंत्रित भस्म उसके ऊपर फेंक दी। उस भस्म के प्रभाव से माया जोर जोर से चिल्लाने लगी, जैसे उसे किसी ने तेजाब से जला दिया। रिया ने फिर जल्दी से सौरभ को उठाया। तभी सौरभ के पैंट के जेब से उसका फोन गिर पड़ा और उसमें एक वीडियो प्ले हो गया। ये वीडियो उसी रात का था जब सौरभ ने माया के साथ रात बिताई थी। ये क्या है? रिया ने जैसे ही पूरा वीडियो देखा, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका दिल टूट गया था। उसकी आंखों से आंसू टपकने लगी। तभी भस्म का प्रभाव कम होने लगा। पिशाचनी जोरों से हंसी और बोली, देखा, हर मर्द बेवफा होता है। बरसों पहले मेरे पति ने भी ऐसे ही मेरे साथ बेवफाई की थी। मैं उसका ये दर्द सह नहीं सकी और मैंने जान दे दी। मरते समय मेरी यही इच्छा थी कि बेवफा मर्दों को मौत की सजा मिलनी चाहिए, और शायद उसी कारण मरकर भी मुझे शांति मिली। अब इन बेवफा गैर औरतों के साथ संबंध बनाने वाले मर्दों को मैं खुद अपने हाथों से मारती हूँ। बाहर कमरे में जो तुमने मास्क देखे थे वो सब वही मर्द थे, और अब अगला नंबर तुम्हारा है। मैं अपनी जान दांव पर लगाकर तुम्हें यहाँ बचाने आई थी, लेकिन तुमने तो अपनी वफादारी का सौदा उसी पल कर लिया था।
जब तुमने इस पिशाचनी को छुआ। रिया, वो बस एक रात की बात थी। इसने मुझे फंसाया था रिया, मेरा यकीन करो। तुम्हें फंसाया नहीं था, यह तुम्हारा असली चेहरा है। इस वीडियो में तुम्हारी जो हंसी है वो मुझे तुम्हारी चीखों से ज्यादा डरावनी लग रही है। तुम इतना गिर सकते हो कि तुमने अकेले में गलत रिश्ता नहीं बनाया, बल्कि उसका वीडियो भी रिकॉर्ड किया। औरत बस खिलौना है ना तुम्हारे लिए। तुम्हारे लिए मैं मौत से लड़ने को तैयार हो गई और तुम सामने एक अकेली औरत मिल गई तो हमारे रिश्ते की मर्यादा भूल गए। तुम्हारे जैसे आदमी से मेरा कोई संबंध नहीं। इतना कहकर रिया ने फोन वहीं फेंका और पीछे मुड़ गई। रिया, नहीं, तुम मुझे ऐसे नहीं छोड़ सकती। मुझे बाहर निकालो रिया, इस सीलन में दम घुट रहा है मेरा। ये लाशों की बदबू ये मुझे मार डालेगी। रिया, मुझे यहाँ से निकालो। रिया वहां से लौट गई थी। ठीक है, तो मार डालो मुझे माया, मैं अपनी मौत स्वीकार करता हूँ, मार डालो मुझे। तभी अचानक पास में पड़ी डेड बॉडी से निकलकर सैकड़ों मधुमक्खियों ने आकर सौरभ पर हमला बोल दिया। कुछ उसके मुंह में घुसी तो कुछ नाक में, और वो उसके शरीर को बुरी तरह नोचने लगी। उसका शरीर नीला पड़ने लगा और फिर जब दर्द उसके बर्दाश्त से बाहर हो गया तो वो बेसूध नीचे गिर पड़ा। इस नरक से बेहतर मार डालो मुझे माया, रिया, मुझे मार डालो। सौरभ चीख रहा था, लेकिन उसकी चीखों को सुनने वाला उस बंगले में अब कोई नहीं था। शायद कुछ काली रातों का कोई सवेरा नहीं होता और कुछ बंगले समाये रहते हैं अपने भीतर गहरे राज, जिन्हें ना खोला जाए तो ही बेहतर।